मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की थी और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र की। समव्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, यानी कि एक देश कितना साधनों का उपयोग करके, यानी हम कह सकते हैं कि एक देश में उसकी अर्थव्यवस्था कितने साधनों का उपयोग कर रही है और कितना उत्पादन करेगी और कितना उस अर्थव्यवस्था में बचत होगी, कुल बचत या कुल उपभोग यानी कि टोटल सेविंग और टोटल कंजप्शन कितना होगा, इन सब का अगर हमें स्टडी करना है या फिर विश्लेषण करना है तो इन सब की बातें कहाँ की जाएगी, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में। राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैक्रो से हुई थी। किससे हुई थी? ग्रीक वर्ड था एक जो मैक्रोस से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी कि अगर मीनिंग की बात करें तो व्यापक यानी बहुत बड़े स्तर पर, यानी बहुत बड़ा स्तर हो, जिसका समग्र यानी एग्रीगेट और वृहत यानी बहुत बड़े एक एक्सपांसन वर्ड से रिलेटेड है कि बहुत बड़े अध्ययन की बात कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ ज्ञान की उस शाखा से है जहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी कि अगर हम टोटल इकोनॉमिक की बात करें कि उसका अध्ययन कहाँ किया जाएगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, तो वो समव्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाएगा। यानी कि बड़े स्तर पर, या हम कह सकते हैं वहाँ हमने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे स्तर पर, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, बड़े स्तर पर या बड़े समूहों या समस्त अर्थव्यवस्था या हम एवरेज की बात करें उन सब का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। समव्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या हम कह सकते हैं इंक्लूड होंगे, जैसे नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत नेशनल जो सेविंग्स हैं उसके बारे में, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल कंजप्शन आपके देश की अर्थव्यवस्था में कितना हो रहा है, और अगर हम बात करें कि एक जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या रहता है आपके देश का, आपके यहाँ का टोटल एम्प्लॉयमेंट कुल रोजगार कितना है, और आपका टोटल कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कितना है, राष्ट्रीय उत्पादन कितना है, और आपके यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है। अगर हम टोटल अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन सब का अध्ययन कहाँ करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ध्यान रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक जो मीनिंग है वो होता है, हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू टोटल इकोनॉमिक, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, होल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो किया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके। डेफिनेशन की कि समव्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो देखिए प्रोफेसर चैम्बरलेन ने एक डेफिनेशन दी थी कि व्यष्टि और व्यापक मॉडल कुल संबंधों की व्याख्या करता है, यानी कि ये टोटल एग्रीगेटिव रिलेटिव्स की बात कर रहा है कि आप कितनी डील्स कर रहे हैं, आप मतलब आपके यहाँ पे कुल उपभोग कुल कंजप्शन जो हो रहा है या आपके यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो आप कितने साधनों का उपयोग करके करेंगे, इन सब का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। देखिए टोटल रिलेशन की बात कर रहा है, जितनी भी आप डील्स करेंगे चाहे वो उत्पादन से संबंधित है, उपभोग की या आय या बचत, उन सब की बात कर रहा है कौन, समव्यष्टि अर्थशास्त्र। राइट। सेकेंड डेफिनेशन है प्रोफेसर गार्डनर एकले की डेफिनेशन, समव्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है जैसे किसी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन, उनके संसाधनों का किस सीमा तक उपयोग हो रहा है, राष्ट्रीय आय का आकार और सामान्य कीमत स्तर क्या है। यानी कि जो प्रोफेसर गार्डनर थे उन्होंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपको बता रहा है कि आप अपनी इकोनॉमिक्स में जो है वो कितना उत्पादन करेंगे, अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन होगा, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, और आपने उस टोटल प्रोडक्शन में अपने संसाधनों का कितना उपयोग, रिसोर्सेज कितना यूज़ कर रहे हैं। राइट। तो इन सब की जो स्टडी है वो कहाँ की जाएगी, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर हम यहाँ पे देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने एक व्यक्ति की इनकम की बात की थी, एक परिवार की इनकम की बात की थी, लेकिन जब हम किसी पूरे देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की बात करते हैं या राष्ट्रीय आय का जो विश्लेषण पढ़ते हैं वो कहाँ करेंगे, वो हम करेंगे समव्यष्टि अर्थशास्त्र में, नेशनल इनकम का। राइट। और हम देखते हैं कि टोटल यहाँ पे सामान्य कीमत स्तर कितना रहेगा, कि कोई भी वस्तु है वो अगर वस्तु की डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितनी होगी, वो उस मार्केट को कितना इफेक्ट होगी और उस मार्केट से मॉनेटरी पॉलिसी पे कितना इफेक्ट आएगा, वो सब कहाँ अध्ययन किया जाएगा, हम करते हैं उसका अध्ययन समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। राइट।
उसके बाद में प्रोफेसर के.ई. बॉल्डिंग ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी कि समव्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं वरन उन योगों का अध्ययन करता है, यानी कि वो सिर्फ एक टोटल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं करता है, यानी कि जो आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, यानी कि हम बात कर रहे हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो वो टोटल स्टडी कर रहा है किस किस की, जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर वो किसकी बात कर रहा है, यानी कि एक पर्सनल इनकम के कंपैरिजन में वो बात कर रहा है नेशनल इनकम की, ठीक है। और व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर यानी जो इंडिविजुअल प्राइजेस होंगी उनके बेस पर वो अध्ययन न कर वो बात कर रहा है प्राइस लेवल की, यानी अलग अलग कीमत स्तर क्या रहेंगे, ठीक है। और व्यक्तिगत उत्पादन यानी कि एक व्यक्ति उत्पादन कितना कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देकर एक पूरा नेशनल प्रोडक्शन कितना होगा, राष्ट्रीय उत्पादन कितना होगा, उसका अध्ययन करता है। ये कौन बता रहे हैं? प्रोफेसर के.ई. बॉल्डिंग बता रहे हैं कि देश का प्राइस लेवल क्या रहेगा, देश का नेशनल आउटपुट कितना रहेगा, नेशनल हम कह सकते हैं नेशनल इनकम क्या रहेगा, नेशनल सेविंग क्या रहेगी। तो इन सब का जो अध्ययन है वो हम क्या करते हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी हम कह सकते हैं इन डेफिनेशन से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर हम अपनी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, अगर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर जानना चाहते हैं तो हमें कौन सा इकोनॉमिक्स का पार्ट अध्ययन करना पड़ेगा, कौन सा जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समव्यष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि आप देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने पर्टिकुलर व्यक्ति का अध्ययन किया था, ठीक है, एक व्यक्ति का, एक फर्म का, एक इंडस्ट्री की बात की थी। जबकि समव्यष्टि अर्थशास्त्र जो आपका बिल्कुल समव्यष्टि जो प्रेजेंट भी यही कर रहा है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन करना है तो हम कौन से अर्थशास्त्र की बात करें? समव्यष्टि अर्थशास्त्र की, राइट। टॉपिक है समव्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन सभी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान कर सके। तो फर्स्ट है सामान्य मूल्य स्तर यानी जनरल प्राइस लेवल। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मुद्रा प्रचार और मुद्रा संकुचन आदि का अध्ययन करते हैं। इट मीन्स मनी इन्फ्लेक्शन एंड मनी डिफ्लेक्शन का स्टडी किया जाता है समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी इन्फ्लेक्शन एंड मनी डिफ्लेक्शन? इट मीन्स देखिए मनी इन्फ्लेक्शन कब होगा? जब आपके बाजार में मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों का बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, राइट। और मनी डिफ्लेक्शन में क्या होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, परचेजिंग पावर नहीं है उनके पास में। तो ये जो स्थितियाँ आती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? आपकी इन सबको कंट्रोल होती है मॉनेटरी पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल यानी मौद्रिक नीति को कौन निर्धारित करता है? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, आपका केंद्रीय बैंक। तो कहने का मतलब है कि आपके यहाँ का जो जनरल प्राइस लेवल है वो इफेक्ट होता है मनी इन्फ्लेक्शन और मनी डिफ्लेक्शन से। तो मनी इन्फ्लेक्शन और मनी डिफ्लेक्शन का जो स्टडी है वो हम कहाँ करते हैं? समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समव्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करने से हम अपना जनरल प्राइस लेवल की जो उसका निर्धारण है वो आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है वितरण का समव्यष्टि सिद्धांत। वितरण का समव्यष्टि सिद्धांत का मतलब है कि आपके देश में जो टोटल नेशनल इनकम जो हो रही है उसमें किन किन का हिस्सा है या किन किन का पार्ट है, जैसे कि आपकी वेजेस कितना है या प्रॉफिट का क्या पार्ट है। तो इन सब का जो निर्धारण है वो हम कहाँ अध्ययन करेंगे? समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी नेशनल इनकम क्या होता है, वो कैसे निर्धारित होती है, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हम अध्ययन करते हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से हम अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं, नेशनल इनकम का जो निर्धारण है, डिटर्मिनेशन है, वो अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया तो हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पार्ट है, वो उन सब का अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है आय एंड रोजगार का सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो थे वो देने वाले थे किन्स ने ये सिद्धांत दिया था 1936 में। 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस बुक में उन्होंने बताया कि आय और रोजगार के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया कि देखिए जैसे कि मंदी की स्थिति होती है यानी डिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड होता है, तो डिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि डिफ्लेक्शन के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट में ये बताया कि जो इफ़ेक्टिव डिमांड होती है उसकी बहुत ज़्यादा
कमी आ जाती है। तो ये इफ़ेक्टिव डिमांड की कमी की वजह से क्या होता है, बेरोजगारी आती है, कोई मांग ही नहीं कर रहा है, मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होगी तो सिंपल है कि लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है देश में क्या हो जाएगी, बेरोजगारी फैलेगी। तो इन सब का जो अध्ययन है उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। तो ये जो आय और रोजगार का सिद्धांत है, ये इसका जो अध्ययन है वो करते हैं हम समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, यानी समग्र मांग, समग्र कह सकते हैं समग्र पूर्ति, इन सब का अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था का ध्यान आराम से कर सकते हैं या अर्थव्यवस्था में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ये आपको रोजगार आय सिद्धांत में बिल्कुल बताया जा रहा था कि ये एक रोजगार, मतलब ये बता रहा है रोजगार सिद्धांत में कि आपका टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन को बेचने से जो टोटल इनकम हो रही है वो, मतलब आप कह सकते हैं कि जो टोटल उत्पादन हुआ देश में उसको बेच दिया गया और उससे जो कुल आय प्राप्त हो रही है, उस आय प्राप्त हो रही है, उसकी जो आशा की जाती है उसी क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। कि मतलब आपने इतना उत्पादन किया और उसको बेचा तो इतनी ही डिमांड थी आपके देश में, तो वो उस इफेक्टिव डिमांड या हम कह सकते हैं डोमेस्टिक फाइनल डिमांड की बात जो कर रहा है वो कौन से सिद्धांत में कर रहा है, आय रोजगार सिद्धांत में कर रहा है। और इसका अध्ययन हम कहाँ कर रहे हैं, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र में, राइट। तो ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आय रोजगार की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये कह रहा है कि मुद्रा और बैंकिंग संबंधित सिद्धांत। देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक, यानी थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। देखिए समव्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र में मुद्रा और बैंकिंग के सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं मौद्रिक व्यवस्था कैसी है आपके देश में। मौद्रिक व्यवस्था का मतलब अभी मैंने आपको बताया था मनी इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन का, जो मार्केट में बाजार में क्या ला रहे हैं, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन जो ला रहे हैं, उन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, वो करते हैं हम लोग समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। जिससे समव्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम अपनी बाजार की मनी सप्लाई और जो मनी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और उसके अध्ययन की वजह से ही देश की मौद्रिक नीति निर्धारित होती है, यानी मॉनेटरी नीति, और उसी से ही, और मॉनेटरी नीति जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है, यानी सेंट्रल बैंक करता है। साख व्यवस्था का मतलब हो गया कि आपके देश में क्रेडिट सिस्टम कैसा है। क्रेडिट साख का मतलब हो गया उधार व्यवस्था कैसी है, बैंक कितना क्रेडिट दे रहा है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो कितने लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है साख व्यवस्था आपके देश की कैसी है। उसके बाद में आपका सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक की व्यवस्था कैसी है कि जो सेंट्रल बैंक डिफरेंट जो रेट लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट है, कह सकते हैं CRR है या SLR है, उनका सिस्टम कैसे चलता है, उनका कार्यप्रणाली कैसे है, इन सब का जो अध्ययन है, यानी हम मनी से और बैंक से रिलेटेड, बैंक के जितने भी फंक्शन है उन सब का स्टडी कहाँ करेंगे, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र हमको ये बताता है कि आप अपनी मनी और बैंकिंग में अगर कोई भी समस्या आती है, उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आपको समव्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र हमारी मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सपोर्ट करता है, राइट। नियोजन और आर्थिक विकास यानी प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अब अर्थव्यवस्था में हर देश यही चाहता है कि मेरे देश की बहुत अच्छी प्लानिंग हो और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम चाहेंगे हमारी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हो, राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो लोगों के पास में, और बहुत ज़्यादा हम कल्याण की योजनाएँ कह सकते हैं कि लोगों के लिए बना सकें। तो इन सब का जो अध्ययन है वो हम कहाँ करते हैं, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। क्योंकि समव्यष्टि अर्थशास्त्र में हम नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, सेविंग कितनी है, ठीक है, बचत कितनी कर रहे हैं लोग, प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। तो इन सब का अध्ययन करके हम लोग बहुत अच्छी अपने देश के लिए प्लानिंग बना सकते हैं और देश का आर्थिक विकास कर पाएंगे, राइट। व्यापार चक्रों का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है ट्रेड सर्कल। तो ट्रेड सर्कल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रेड जो सर्कल है, मूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड सर्कल है वो एक वे यानी एक बहुत ज़्यादा लहर के रूप में आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट लेके आ गया। कभी आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम पीरियड आ रहा है आपकी इकोनॉमी में, कभी आपके देश में बहुत ज़्यादा बॉटम पीरियड आ रहा है यानी तेज़ी आ रही है, कभी
कभी मंदी आ रही है तो, और कभी रिकवरी पीरियड चल रहा है, कभी प्रॉस्पेरिटी पीरियड चल रहा है, समृद्धि काल का टाइम चल रहा है। तो ये जो अलग अलग पीरियड आते हैं, उन पीरियड की वजह से क्या होगा कि आपके देश में कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो किस बेस पे कि अगर हमें समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रखा हो। तो यानी हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में यानी कि उतार चढ़ाव, यानी कि मंदी और तेजी, मंदी का मतलब तो गया बॉटम और ये हो गया आपका बूम पीरियड, तो इसी को ही व्यापार चक्र कहा जाता है। यानी आपकी अर्थव्यवस्था में कोई एक्टिविटी में एकदम सडनली जो कह सकते हैं चेंजेस आता है, ठीक है, तो उन सब का उतार चढ़ाव का जो अध्ययन है वो हम कहाँ करते हैं, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिससे हम अपने व्यापार चक्र की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि कभी बूम पीरियड आ रहा है तो बूम पीरियड में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी का टाइम हो रहा है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा देश में क्या होगा कि आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, आपके यहाँ पे जो लोगों की इनकम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आपके यहाँ का जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट अपग्रेड हो जाएगा, राइट। और हम कह सकते हैं कि जो बिज़नेस पीपल होंगे, जो बहुत ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग होंगे, वो बहुत ज़्यादा उधार लेंगे पैसा और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि बूम पीरियड, तेजी काल चल रहा है कि अब पता है कि अब वस्तुएं बिकेगी, ठीक है। तो ये सारा टाइम की जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा आशावित टाइम पीरियड होता है, जो बूम पीरियड होता है यानी तेजी काल। और मंदी काल, डिप्रेशन पीरियड क्या होगा, जो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी लेके आता है, क्योंकि कोई मांग ही नहीं करता है। मंदी काल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपके मार्केट पूरे क्या कर रहे हैं, सूने पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कोई मांग ही नहीं कर रहा है, डिमांड ही नहीं कर रहा है। तो मार्केट में डिमांड नहीं करेगा तो प्रोडक्शन होगा क्या, प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा लोगों को, इनकम नहीं मिलेगी लोगों को। तो ये सारा अध्ययन हम कहाँ करते हैं, ट्रेड सर्कल में। इसका नाम क्या रख दिया गया है, ट्रेड सर्कल। और ट्रेड सर्कल में बहुत सारे कह सकते हैं सर्कल्स आते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड आता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बूम पीरियड, बॉटम पीरियड, रिकवरी पीरियड, एक्सपांसन पीरियड, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी पीरियड। तो ये सारे पीरियड अलग अलग आते हैं, जो उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो आपको समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। तो देखिए, हम क्या बात करते हैं कि इसमें समव्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो बिल्कुल आपके घरेलू व्यापार के विपरीत होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम लोग अपने डोमेस्टिक एरिया की घरेलू व्यापार की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें कि राजस्थान का पंजाब में अगर कुछ बिजनेस हो रहा है तो वहाँ पे सेम करेंसी होगी, यानी हम रुपए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो अगर हम बात करें भारत का और यूएसए का, तो हम देखते हैं कि भारत में तो रुपया चलता है करेंसी में, जबकि यूएसए में क्या चलता है, डॉलर। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का जो सिद्धांत होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब का जो अध्ययन है वो कहाँ करेंगे हम, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। उसी तरह से विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट्स हम कह सकते हैं इट मेजर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच विल एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर अनदर। यानी एक देश की मुद्रा को जब दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करते हैं तो उस दर को क्या कहेंगे, विदेशी विनिमय दर कहेंगे, राइट। उसी तरह से आपके आता है कि ट्रेड सर्कल, टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है व्यापार शर्त। देखिए, व्यापार शर्त का मतलब क्या होता है कि आप अपने एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 1000 रुपये का क्या किया, इंपोर्ट किया है, ठीक है, और आप 1000 का ही क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन अगर सपोज दैट आपके देश ने इंपोर्ट का मतलब होता है आपके देश में फॉरेन से माल आ रहा है, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपके देश से माल जा रहा है। तो अब आपने अगर इंपोर्ट ज़्यादा किया, अगर आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, आयात कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपके लिए, आपके देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जब इंपोर्ट करेंगे, आपके देश में जब माल आएगा तो आपको इसका पेमेंट करना होगा, और पेमेंट किस में करना होगा, फॉरेन करेंसी में। तो आपके देश की जो रिजर्व रहेगा, फॉरेन करेंसी रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड में, यानी व्यापार शर्तों में। तो हम कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा विस्तृत अध्ययन बताता है हमको, कौन, ये आपका कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक समव्यष्टि अर्थशास्त्र। उसी के साथ में हम देखते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल,
यानी विनिमय नियंत्रण क्या होता है? एक्सचेंज कंट्रोल ये होता है कि फॉरेन मार्केट में जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, यानी कि विदेशी बाजार में जब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं उतार चढ़ाव आता है, तो देश की सरकार और देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, आपके देश का जो सेंट्रल बैंक है यानी भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो यानी आरबीआई और सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर किया जाता है। तो वो किस लिए किया जाता है? आपके एक्सचेंज कंट्रोल के लिए, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल यानी विनिमय नियंत्रण करने के लिए। विनिमय नियंत्रण का मतलब क्या होता है? जब आपके विदेशी बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है तो उस समय देश की सरकार और देश का जो केंद्रीय बैंक है उसका हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर बढ़ जाता है ताकि उसे कंट्रोल किया जाता है। इंटरफेयर का मतलब होता है कि आप उन्होंने इंपोर्ट पे कंट्रोल कर लिया, इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा दिया, आयात पे प्रशुल्क लगा दिए, या फिर इंटरनेशनल पेमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। तो इन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व का सिद्धांत। देखिए पब्लिक फाइनेंस जो है वो बिल्कुल आपके फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति से संबंधित। राजकोषीय नीति में इसके क्या होते हैं? राजकोषीय नीति में 4 पार्ट होते हैं। जैसे हम बात करें पब्लिक इनकम, आई मीन्स इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर यानी व्यय की बात करता है, इनकम एक्सपेंडिचर, टी का मतलब टैक्स कर की बात करता है, और बी का मतलब होता है बजट। ठीक है, तो इन सब चारों का अध्ययन जहाँ किया जाता है वो कहलाती है राजकोषीय नीति यानी फिस्कल। और ये जो फिस्कल पॉलिसी है वो पार्ट किसका होता है? पब्लिक फाइनेंस का। तो यानी हम कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे पब्लिक इनकम कितना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, टैक्सेशन कितना हो रहा है, बजट कैसा बन रहा है, डेफिसिट घाटे वाला बजट बनाए जा रहा है क्या, जहाँ पे आपकी इनकम तो कम है लेकिन आप एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो वो डेफिसिट बजट आप बना रहे हो। ठीक है, आपके यहाँ पे सामाजिक कल्याण के लिए क्या हो रहा है? देखिए फिस्कल पॉलिसी का नाम भी आ गया। तो इन सब का निर्धारण हम कहाँ करेंगे? समव्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। राइट, क्या बता रहा है कि समव्यष्टि अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक निर्णय में महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन, यानी कि अगर व्यावसायिक निर्णय लेना हो तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, यानी जो भी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आ रही है या आपके यहाँ पे कोई समस्याएं आ रही है अर्थव्यवस्था में, तो उसको जानने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? समव्यष्टि अर्थशास्त्र का। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जटिलता अगर उसकी हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का अध्ययन करना है तो वो कहाँ करेंगे? हम समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। राइट, नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं थी। क्योंकि क्या सीमाएं थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहा था, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, ठीक है, एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का स्टडी कर रहा था, जबकि हम समव्यष्टि अर्थशास्त्र में आपकी होल ऑफ इकोनॉमिक यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अगर समस्या का समाधान अगर हमें देखना है तो वो उसके लिए हमें समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी होगा। तो सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि कुछ लिमिटेशन थी। किसकी लिमिटेशन, सीमाएं थी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की, जिसके कारण समव्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ चुका है। आर्थिक नियोजन में सहायक, आपको पता होगा कि सरकार है वो अलग अलग नीतियां बनाती है, अलग अलग योजनाएं बनाती हैं जनता के लिए। ठीक है, यानी सरकार जो है इकोनॉमिक प्लानिंग करती है जनता के लिए। तो उनके लक्ष्य क्या होते हैं, उनको कैसे पाना है, उनके टारगेट क्या है, कैसे अचीव करना है, तो इन सब का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम इन सब बातों का अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी वो बहुत बेटर होगी, क्योंकि हम लोगों ने समव्यष्टि अर्थशास्त्र में ये देख लिया था कि आपके यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका एस्टीमेट कैसे, उसका अनुमान कैसे लगाना है, विभिन्न जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके अलग अलग जो है नीति है, उनके अलग अलग टारगेट हैं, लक्ष्य हैं। ठीक है, तो उन सब का अलग अलग क्षेत्र का हम इतने बड़ी वाइल्ड रूप में हम कह सकते हैं अध्ययन करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने देश की आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग बेटर कर सकते हैं।
देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग में आपकी सारी पॉलिसीज़ आती है, अलग अलग नीति। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हम लोग ने 1951 में आपके देश में हर 5 साल से योजनाएं बनती थी, जिसे हम क्या कहते थे, 5 ईयर्स प्लानिंग कहते थे, यानी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। लेकिन जब 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो गई तो उस समय अगर 12 योजनाएं जब कंप्लीट हो गई तो उसकी जगह हम कह सकते हैं रिप्लेस वो किसने किया, नीति कमीशन यानी नीति आयोग ने। और आज के वर्तमान समय में हमारे देश में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो 1 साल की, यानी नीति कमीशन 1 साल का टारगेट रखता है और उसको अचीव करने की प्लानिंग की जाती है। तो इन सब का जो अध्ययन है हम कहाँ कर रहे हैं, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4th पॉइंट, उचित आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। देखिए उचित आर्थिक नीति, सबसे पहला आर्थिक नीति बनती किसके लिए, जनता के लिए, ठीक है। बनाता कौन है, सरकार बनाएंगी। सरकार बनाने के लिए सपोर्ट क्या चाहिएगा कि हमें सपोर्ट ये चाहिएगा कि हमें उन जो भी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सॉल्व करना होगा ताकि प्लानिंग अच्छी बना पाए। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाएगा, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र में टोटल उत्पादन, जो आपका ट्रेड है, व्यापार है, वो कितना है, आपका रेवेन्यू कितना है, प्राइजेस क्या चल रहे हैं, उन सभी नीतियों का निर्माण करने में सपोर्ट करता है। यानी कि प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है कि आर्थिक नीति दृष्टि से समव्यष्टि अर्थशास्त्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में समव्यष्टि अर्थशास्त्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम बहुत बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं। क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध किसी एक व्यक्ति से ना होकर, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, आपकी और मेरी, ये क्या कर रहा है, सभी व्यक्ति यानी कि हमारे देश के संपूर्ण जनता की बात कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। इसीलिए हम आर्थिक नीति अच्छे से बना पाएंगे। तो आपको ये प्रोफेसर बॉल्डिंग की डेफिनेशन याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक। आप जानते हैं कि हमारे देश की जो मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, राइट। सेकंड है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी की समस्या है। फिर क्या प्रॉब्लम है, गरीबी की, पॉवर्टी की समस्या है, ठीक है। फिर रीजनल इम्बैलेंस की यानी क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या है। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब हो गया कि आपके यहाँ का जो देश का एक क्षेत्र तो बहुत डेवलप है, यानी अगर बॉम्बे की बात करें तो बहुत डेवलप है, और उसी तरह से अगर उसका कंपैरिजन राजस्थान से करें तो वहाँ पे जो है डेवलपमेंट इतना नहीं है। तो इसे कहते हैं रीजनल इम्बैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन। तो ये सब समस्याओं का अगर हम समाधान चाहते हैं तो उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं अगर आपने समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रखा है तो, ठीक है। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र की वजह से ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समस्या हम समाधान कर सकते हैं। देखिए जनसंख्या का, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण कैसे करें, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए पूंजी बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं स्टडी ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल, यानी सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि और कमी के प्रभावों की व्याख्या करता है समव्यष्टि अर्थशास्त्र। अभी हमने बात की थी आपके इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन की, तो अभी हमने मनी इन्फ्लेक्शन, मनी डिफ्लेक्शन की बात की थी, ठीक है। तो ये बताते हैं कि आपके देश में जो है वो कैसे इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या किसी एक वर्ग को यानी किसी गरीब को तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, अमीर के लिए क्या ज़्यादा हो रहा है फेवरेबल। तो इन सब का जो अगर हमें स्टडी करना है या हमें इनका समस्याओं का समाधान करना है तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र का सपोर्ट चाहिएगा, ठीक है। तो मुद्रा प्रचार है या मुद्रा संकुचन से देश के किसी वर्ग को लाभ या किसी वर्ग को हानि होगी, सरकार इसके आधार पर देश के विभिन्न वर्गों के लिए अधिकतम कल्याण हेतु नीतियाँ बना सकता है और मुद्रा प्रचार और मुद्रा संकुचन के प्रतिकूल के प्रभावों को रोक सकता है। यानी कि ये जो मनी कह सकते हैं इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो इन सब का स्टडी हम कहाँ कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समव्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करने से हम लोगों के लिए, जनता के लिए आर्थिक कल्याण की जो नीति है सरकार जो बनाती है वो बहुत अच्छे से बना सकती है, राइट। नेक्स्ट है व्यापार चक्र की समस्या, ट्रेड सर्कल। अभी हमने बात की थी कि ट्रेड सर्कल में बहुत डिफरेंट टाइप के स्टेज आते हैं, जैसे आर्थिक तेजी या मंदी की स्थिति तो व्यापार चक्र के कारण ही होती है। आय, निवेश, रोजगार सभी आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव आता है। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपका बूम पीरियड चल रहा है, तेजी काल चल रहा है, तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करेंगे बिजनेसमैन वाले, इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा तो रोजगार ऑटोमेटिकली
बढ़ेगा, ठीक है। इससे आपके यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें इसके विपरीत मंदी की, तो मंदी में क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। बिजनेसमैन वाले पैसा लेकर, बैंकों से पैसा लेकर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो डिमांड नहीं होने की वजह से वो प्रोडक्शन को नहीं करेंगे, और जब उत्पादन करने वाला उत्पादन नहीं करेगा तो क्या वो लोगों को रोज़गार देगा, नहीं देगा। तो लोगों को जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो उनको इनकम नहीं मिलेगी, राइट। तो इनकम नहीं मिलने से आप देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर है, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र है, या फिर एजुकेशन सेक्टर है, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो इन सब पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जरूरी है। असमष्टि मूलक विरोधाभास से सुरक्षा, देखिए ये क्या बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि कुछ आर्थिक इकाइयाँ व्यक्तियों के संदर्भ में तो सही होती है। ये बिल्कुल बता रहे हैं कि कभी कभी हम ऐसा मानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सही है, क्या वो बातें आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सही होगी क्या? तो नहीं। जैसे कि बात करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति अगर बचत करता है, तो एक व्यक्ति अगर कोई सेविंग कर रहा है, पर्टिकुलर अगर किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो सेविंग कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि सभी लोग अधिक से अधिक बचत करने लगे, यानी कि अगर पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोग बचत करने लगे, सब पैसा बचाने लग गए, बैंक में जमा कराने लग गए, तो क्या होगा बताइए? देश में क्या इफेक्टिव डिमांड में कमी हो जाएगी? देश में क्या हो जाएगा? प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि लोगों का पैसा तो कहाँ चला गया? मार्केट में नहीं आ रहा है, वो खर्च नहीं कर रहे, वो कहाँ करा रहे हैं? जमा बैंक में करा रहे हैं। तो इससे मांग में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, और कमी आने से मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि लोगों का पैसा जो है वो बैंक में चले गए, लोगों का पैसा मार्केट में नहीं आया। मार्केट में नहीं आने का मतलब है मंदी का कारण बनना। तो लोग मांग ही नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो बिल्कुल क्या होगी? अर्थव्यवस्था की गाड़ी एक तरफ से रुक जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, वो सामने खड़े हो जाएंगे। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हमें बताते हैं कि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से समस्या का समाधान कैसे कर पाएँ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एनालाइज ऑफ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण। बेरोजगारी आप जानते हैं अलग अलग होती हैं, जैसे कि हम बात करें छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, या हम बात करें कि कह सकते हैं इसके लिए संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। तो ये जो हम कह सकते हैं चक्रीय बेरोजगारी, तो ये अलग अलग जो बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, ये सभी डिफरेंट जो बेरोजगारी होती हैं, वो सभी बेरोजगारी किस कारण है? अलग अलग रीज़न की वजह से। लेकिन अगर देश की बात करें तो हमारे देश में मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, कृषि पे। और अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो कौन सी है, तो छिपी हुई, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी हमारे देश में ज़्यादा है, जिससे क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण मांग में कमी आती है। इसे दूर करने के लिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम, टोटल कंजप्शन को बढ़ाना चाहिए, ताकि प्रभावपूर्ण मांग बढ़ सके। यानी देखिए इफ़ेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास में 1000 इनकम है, अब नॉर्मल अगर हम बात करें मांग की, नॉर्मल बात की, तो क्या होगा कि 1000 आपकी इनकम में, तो 1000 ही क्या होगी? मार्केट में मांग करेंगे, आप खर्च कर देंगे वो। लेकिन रियलिटी में अगर वास्तविक में अगर हम बात करें तो 1000 में से हम लोग क्या करते हैं? 200 रुपये का अगर हम लोग सेविंग करते हैं, तो आपकी जो और 800 को आप क्या करते हैं? खर्च करते हैं। आप इसको एक्सपेंसेस करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी खर्च करेंगे। तो ये जो 800 होगा वो क्या बन जाएगा? इफ़ेक्टिव डिमांड बन जाएगा, यानी आप खर्च करने के लिए रेडी है, तो ये आपके प्रभावपूर्ण मांग का हिस्सा बनेगा 800, ना कि 1000, राइट, क्योंकि 200 तो सेविंग में जा रहा है, ठीक है। तो यानी प्रभावपूर्ण मांग अगर बढ़ जाए मार्केट में तो क्या होगा? इससे आपके यहाँ का बिल्कुल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे स्तर है वो सही हो जाएंगे, और उससे बेरोजगारी जो है वो दूर हो जाएगी, राइट। लास्ट पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है, वो है अंतर्राष्ट्रीय तुलना, यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें दो देश के बारे में, यूएसए और
इंडिया के बारे में। अगर यूएसए, अगर हमें देखना है कि यूएसए में ज़्यादा डेवलपमेंट है या वहाँ ज़्यादा अच्छा है या हमारे देश में, तो हम क्या करेंगे, वहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय और हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पर हमें पता चलेगा कि यूएसए का जो पर्सन्स हैं उनकी पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? हमारे देश के कंपैरिजन में। तो हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला? हमने निकाला कि यूएसए में ज़्यादा बेटर है हमारे देश से। तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं आप, जो ये तुलना कर रहे हो, वो कहाँ करते हो? ये कर रहे हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल का। और इंटरनेशनल लेवल की बात हम कहाँ करेंगे? समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन करने में भी सपोर्ट करता है।